आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज कांग्रेस दफ्तर से जयराम रमेश ने शीतकालीन सत्र को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये शीतकालीन सत्र असल में प्रदूषण सेशन बन गया क्योंकि सरकार प्रदूषण पर सही बहस से भागती रही। सरकार ने संसद में जवाब दिया कि प्रदूषण और फेफड़ों की बीमारियों का कोई सीधा संबंध नहीं है, जिस पर जयराम रमेश ने कड़ा विरोध किया। राहुल गांधी और विपक्ष बार बार हवा की खराब गुणवत्ता और प्रदूषण पर बहस की मांग करते रहे, लेकिन लोकसभा बिना बहस की ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। उन्होंने कहा कि सत्र की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और अंत महात्मा गांधी के अपमान से, क्योंकि पहले वंदे मातरम की बहस में इतिहास और नेहरू को गलत तरीके से पेश किया गया। VGRAMG बिल के जरिए मनरेगा जैसी योजना को नया नाम देकर और बदली हुई शर्तों के साथ पास कर दिया गया, जिसे उन्होंने गांधी के विचारों और यूपीए की योजना का अपमान बताया। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने VGRAMG जैसा बड़ा बिल जल्दी बिना पर्याप्त चर्चा और बिना ठीक कंसल्टेशन के पास करवाया। उनका कहना था कि सत्र में जो 14 बिल लाने की बात सरकार ने पहले बताई, उनमें से 5 तो लाए ही नहीं गए, लेकिन आखिर में अचानक ब्रह्मोस मिसाइल की तरह बड़ा बिल लाकर पारित करा दिया गया। जयराम रमेश के अनुसार सत्र की शुरुआत टैगोर के निर्णय पर सवाल उठाकर हुई, वंदे मातरम डिबेट के नाम पर नेहरू को बदनाम किया गया और अंत मनरेगा की जगह VGRAMG बिल लाकर गांधी के विचारों को चोट पहुंचाकर हुआ। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर और ढांचा बदलकर इसे जल्दबाजी में पास किया गया, जबकि विपक्ष को ठीक से समय और जानकारी नहीं दी गई। जयराम रमेश का आरोप है कि मोदी सरकार न तो प्रदूषण पर बहस चाहती है, न बड़े बिलों पर गंभीर चर्चा, सिर्फ अपनी छवि और एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती है। अभी अभी संसद का प्रदूषणकालीन, माफ कीजिएगा, शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है। 15 दिन का सेशन था, सबसे छोटा सेशन पिछले कुछ सालों में। हर साल जब विंटर सेशन होता है, शीतकालीन सेशन होता है, वो 21 से 28 दिन तक चलता है। इस बार सिर्फ 15 दिन के लिए बुलाया गया था और 30 नवंबर इसकी शुरुआत पहली तारीख को हुई, दिसंबर पहले को हुई और आज 19 है। 30 नवंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में जो एक औपचारिकता है, हर सेशन के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी करते हैं। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में नड्डा साहब भी बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठते हैं और 1-2 और मंत्री बैठते हैं। और उस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से क्या मुद्दे हम उठाना चाहते हैं उसका हम जिक्र करते हैं और सरकार की ओर से जो विधेयक वो लाना चाहते हैं और पारित करना चाहते हैं उसकी जानकारी हमें देते हैं। तो इसी के अनुसार 30 नवंबर को हमें कहा गया कि 14 विधेयक पेश होंगे इस सेशन में। इस 14 में से 2 औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, मणिपुर को लेकर और सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को लेकर। तो कुल मिलाकर 12 विधेयक की जानकारी हमें दी गई थी। उसमें से 5 आए ही नहीं इस सत्र में। इसकी जानकारी देना, मुझे पता नहीं क्यों देते हैं जानकारी जब उनका मकसद है ही नहीं कि ये विधेयक आए। मैंने 30 तारीख को राजनाथ सिंह जी से कहा था कि राजनाथ सिंह जी, ये तो औपचारिकता है जो आप हर सेशन के पहले निभाते हैं, पर हमारा अनुभव ये रहा है कि हर सेशन के समाप्ति के पहले आप कोई ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ते हैं।
तो इस सेशन में आप कौन सा ब्रह्मोस मिसाइल निकालेंगे, उसकी जानकारी हमें थोड़ा दे दीजिए। वो हंसे, उनको जानकारी नहीं हुई होगी देन तब। तो ऐसा ही हुआ जैसा कि मैंने संकेत दिया था राजनाथ सिंह जी को, ऐसा ही हुआ। और एक विधेयक जो पारित हुआ दोनों सदनों में बड़े हंगामा के बीच में, वो आखिरी 2 दिन में लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया। 2 ऐसे विधेयक हैं जिसकी मांग विपक्ष ने की थी कि इसको कमिटी में भेजा जाए, और हमारी छोटी सी उपलब्धि है कि ये 2 बिल, एक सिक्योरिटीज बिल और दूसरा जो हायर एजुकेशन कमीशन बिल है, उस समिति को भेजे गए हैं। इस सेशन की शुरुआत हुई और सरकार की ओर से जो वक्ता बोले, ये सेशन की शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से शुरुआत हुई। सारा वंदे मातरम जो डिबेट था, जो बहस थी, जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर संसद में पेश करना सरकार की ओर से, और कुल मिलाकर यही निकला कि रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान हुआ, जिन्हीं के सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 28, 1937 को कोलकाता की CWC की बैठक में यह तय हुआ कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, राष्ट्रीय गान होगा, और उसके जो पहले पंक्तियां हैं वो राष्ट्रीय गान बनेंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह के आधार पर ही किया गया था। वो भूल गए तो अपमान किया रविंद्रनाथ टैगोर का। बीच में जो हर सेशन में होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, बदनाम किया जाता है, और इस सेशन की समाप्ति महात्मा गांधी के अपमान से हुआ है। तो शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से, बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान, और अंत में महात्मा गांधी का अपमान। तो प्रधानमंत्री की रणनीति बिल्कुल साफ थी। इन 3 हमारे 20वीं शताब्दी के बड़े बड़े महानुभाव, जो आधुनिक भारत के स्थापक हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का बदनाम और अपमान किया है। किस वातावरण में यह सेशन चला? मैंने पहले ही कहा, यह शीतकालीन सेशन नहीं, ये प्रदूषणकालीन सेशन है। और मैं हैरान हो गया कि कल सरकार की ओर से पार्लियामेंट में एक जवाब दिया जाता है कि प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। प्रदूषण का कोई असर नहीं है फेफड़ों की क्षति पर। ये मैं कह सकता हूं बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। ये कैसी सरकार है, किस दुनिया में रह रही है कि सारे तथ्यों को नकार रहा है। जो सबूत आए हैं, जो एविडेंस है, जो विश्लेषण किया गया है, अलग अलग स्टडीज हुए हैं हमारे देश में, बाहर के देश में, अलग अलग संस्थाओं ने इसका विश्लेषण किया है कि प्रदूषण का असर मृत्यु के दर पर भी है
और बीमारी पर भी है, और खास तौर से फेफड़ों की क्षति, लंग डिसीज पर है। पर यह सरकार कहती है पार्लियामेंट में कि इसका कोई असर नहीं है। हमने मांगा, राहुल जी ने मांगा था कि इस पर बहस हो, एयर पोल्यूशन को लेकर। हम चाहते थे कि लोकसभा में और राज्यसभा में इस पर बहस हो ताकि हम रचनात्मक सुझाव दे सके। हमारे ओर से 4-5 महत्वपूर्ण सुझाव भी थे, पर अफसोस की बात है कि कल दोपहर को अचानक लोकसभा में अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है, उसकी घोषणा की गई। एडजर्न्ड साइने डाई। हम तैयार थे आज लोकसभा में बहस के लिए, और हम तैयार थे कल बैठने के लिए राज्यसभा में बहस के लिए, और यह जानकारी हमने सरकार को दी। और प्रियंका गांधी जी के नाम पर एक डिस्कशन बुलेटिन में भी आया, और हम ये मानकर चल रहे थे, हमारी पार्टी मानकर चल रही थी कि वो चर्चा आज होने वाला है, क्योंकि सारे देश में एयर पोल्यूशन को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर इतनी गंभीर स्थिति हो गई है। ये न केवल दिल्ली तक सीमित है, सारे शहरों में। कल लखनऊ में, परसों लखनऊ में क्रिकेट मैच भी रोकना पड़ा। सारे शहरों में, अलग अलग शहरों में, दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, प्रदूषण ही प्रदूषण है। और हम चाहते थे इस पर बहस हो, और हम रचनात्मक सुझाव देने वाले थे। पर कल मैं कहना चाहता हूं कि अचानक ये घोषणा की जाती है कि शीतकालीन सेशन अनिश्चित काल के लिए, अभी पार्लियामेंट का सेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, यानी कि लोकसभा एडजर्न साइने डाई। और आज राज्यसभा में, कल जब लोकसभा एडजर्न साइने डाई हो गया तो बात सही है कि राज्यसभा भी आज होने वाला है। पर मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि कल दोपहर तक हम ये मानकर चल रहे थे, हमने जी राम जी विधेयक का कड़ा विरोध किया लोकसभा में, हमने वॉकआउट भी किया, पर हम पूरी तरीके से तैयार थे कि आज वायु प्रदूषण पर एक चर्चा होगी लोकसभा में। यह एक दिखावा है सरकार की ओर से कि हम चाहते थे बहस और कांग्रेस नहीं चाहती थी। यह बिल्कुल गलत है, इसका मैं पूरा खंडन, 100% खंडन करना चाहता हूं। हम चाहते थे, नोटिस हमने दिया, मांग हमने की, सुझाव हम देने वाले थे, पर वो सरकार जो संसद में कहती है कि वायु प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, वो वायु प्रदूषण पर चर्चा से भाग रही है। मैं सीधा कह रहा हूं, बिल्कुल किंतु परंतु नहीं है। जो सरकार लिखित में, और ये तीसरी बार हो रहा है, 3 बार पिछले 1 साल में सरकार ने संसद में कहा है कि एयर पोल्यूशन का कोई असर नहीं मृत्यु के दर पर, बीमारी पर, कोई सबूत नहीं। ये बिल्कुल गलत है, तथ्यों के खिलाफ है। और यही क्योंकि उनका खुलासा होने वाला, पर्दाफाश होने वाला था, हम सबूत पेश करने वाले थे कि क्या असर है वायु प्रदूषण का लंग डिसीज पर, फेफड़ों की क्षति पर और मृत्यु के दर पर। इसलिए सरकार भाग रही है। सरकार एक दिखाया, एक बहाना, हम तैयार हैं, पर जब वक्त आया चर्चा के लिए, उन्होंने कल लोकसभा को
अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया और आज वही होने वाला था जो राज्यसभा में। अंत में मैं ये जो नया अधिनियम आया है जो लोकसभा में पारित हुआ हंगामे के बीच में, राज्यसभा में कल रात को 1 बजे करीब 12 बजे रात को पारित हुआ हंगामा के बीच में, ये जो अधिनियम महात्मा गांधी नरेगा 2005 को रिपील करता है और एक नया अधिनियम बनाया गया है, इसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक जब गुवाहाटी में अप्रैल 2002 में हुई, 15 सीएम मौजूद थे गुवाहाटी में, उसकी अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, प्रणब मुखर्जी थे, बड़े बड़े हमारे नेता थे। और उस गुवाहाटी के बैठक में अप्रैल 2002, उस गुवाहाटी के बैठक में पहली बार हमारे प्रस्ताव में ये लिखा गया, गुवाहाटी रेजोल्यूशन में, कि सरकार को, केंद्र सरकार को रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाना चाहिए। एक्ट, प्रोग्राम नहीं, स्कीम नहीं, रोजगार गारंटी एक्ट लाना चाहिए। उसके बाद में 2004 के चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि हम रोजगार गारंटी एक्ट लाएंगे, कानून बनाएंगे 100 दिन का, और ये हमने कहा भी था 100 दिन का होना चाहिए। उसके बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना यूपीए 1 का, और जुलाई 2004 से लेकर अगस्त 2005 तक, यानी कि 13 महीनों के लिए इस विषय पर देश भर में चर्चा हुई। पहले एक मसौदा तैयार किया गया था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की ओर से, उसके बाद में उस मसौदे पर सरकार में चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया, पेश किया गया। तब के ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे, और वो बिल, रोजगार नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, स्थायी समिति को भेजी गई, और स्थायी समिति की अध्यक्षता कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के एक महत्वपूर्ण प्रमुख सांसद, वे अध्यक्ष थे इस समिति की। और समिति ने इस पर कुछ 7-8 महीने बहस की, तब अंत में अगस्त 2005 में यह कानून बना। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना, सर्वसम्मति से बना, सकारात्मक सर्वसम्मति से बना, सभी पार्टियों की अनुमति के बाद ही बना, स्थायी समिति के विचार विमर्श के बाद, स्थायी समिति के विश्लेषण के बाद ही बना। तो जरा तुलना कीजिए, जिस तरीके से विकसित भारत जी राम जी विधेयक लाया गया था, 2 दिन पहले हमें जानकारी मिलती है, समिति को भेजी नहीं जाती है, इस पर हम संशोधन भी नहीं दे सकते क्योंकि समय बहुत कम है, और यह पारित होता है। मैं कहना चाहता हूं, पहला और सीधा असर इस नए अधिनियम का हमारे समाज के कमजोर वर्गों पर होगा, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें
ज्यादा से ज्यादा रोजगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और खेत मजदूर और महिलाओं को ही मिलता है। तो सीधा असर इसका, जैसे 3 काले कृषि कानून थे जिसका असर सीधे किसानों पर पड़ा, इस अधिनियम, इस कानून जो बनाया जाएगा, अभी नोटिफाई किया जाएगा, उसका असर समाज के हर वर्गों पर और खास तौर से जो रोजगार मांगते हैं, रोज रोजगार मांगते हैं और कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए मनरेगा को कहा जाता था एम्प्लॉयमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और कहीं आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो यहां आपको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो अभी खत्म हो चुका है। दूसरा असर होगा इसका राज्यों पर। मनरेगा में औसत के तौर से 90% खर्चा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी और राज्यों का योगदान करीब 10% हुआ करता था। अभी न केवल कानूनी हक छीना गया है, एक स्कीम बनाया गया है, नौकरशाही स्कीम, केंद्र सरकार की स्कीम, पर यह 60-40 के अनुपात में, 60-40 रेशियो में लागू किया जाएगा। राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, उनकी वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक है और सभी राज्यों में आप देखेंगे उनकी वित्तीय स्थिति और भी कमजोर होगी। ये कानूनी हक नहीं है, ये सरकारी परियोजना है। किस आधार पर अलग अलग राज्यों को दिया जाएगा, ये केंद्र सरकार तय करेगी। किसको रोजगार मिलेगा वो केंद्र सरकार तय करेगी। कहां रोजगार मिलेगा वो केंद्र सरकार तय करेगी। किस तरह का रोजगार मिलेगा वो केंद्र सरकार तय करेगी। ऐसा केंद्रीयकरण, भयंकर केंद्रीयकरण मैंने कभी नहीं देखा है। क्योंकि मनरेगा का एक महत्वपूर्ण मकसद था पंचायतों का सशक्तिकरण। पंचायतों को पैसा जाता था, जो परियोजनाएं थी वो पंचायत तय करती थी, आइडेंटिफाई ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता था। अभी केंद्र सरकार तय करेगी कहां रोजगार, कब रोजगार, किसको रोजगार। तो ये बिल्कुल, ये सिर्फ नाम बदलाव नहीं है। महात्मा गांधी का नाम तो हटाया ही दिया है, वो बात है, वो हकीकत है, पर उसके अलावा और बहुत गंभीर परिवर्तन लाए गए हैं, मूल परिवर्तन लाए गए हैं, बेसिक कैरेक्टर बदला गया है। एक कानूनी हक जो संविधान से जुड़ा हुआ था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से आया कानूनी हक, वो कानूनी हक को समाप्त किया गया है। और ये एक जाने मानी साजिश है। पहला आरटीआई को खत्म किया, वो पहला कानूनी हक यूपीए सरकार का आरटीआई था, आरटीआई को खत्म किया। कल मनरेगा को खत्म किया। मैं आज कहता हूं तीसरा निशाना वन अधिकार अधिनियम होगा, चौथा निशाना भूमि अधिग्रहण कानून होगा। ऐसे तो भूमि अधिग्रहण कानून में काफी बदलाव लाए गए हैं, पर उसको पूरा भी समाप्त कर सकते हैं। और एक दिन आएगा जब खाद्य सुरक्षा कानून, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट,
जिसको नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिया गया था, उस पर भी कई सवाल खड़े किए जाएंगे। तो साथियों, ये जो हुआ है ये एक प्लान है, एक रणनीति है। ये जो अधिकार दिए गए थे लोगों को, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार, आदिवासियों के लिए जमीन का अधिकार, किसानों के लिए अपने जमीन का अधिकार, गरीब परिवारों के लिए, जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ये सब समाप्त किए जा रहे हैं। इस पर विचार विमर्श नहीं, मशवरा नहीं, स्टैंडिंग कमेटी में कोई इस पर बातचीत नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, और अचानक जबरदस्ती जो हमने देखा है लोकसभा में और राज्यसभा में पिछले 2 दिन से, ये बुलडोजर है, ये बुलडोजर चलाया गया है। मनरेगा में बुलडोजर चलाना, उस पर रोक लगाई गई है क्योंकि मनरेगा रोजगार का कार्यक्रम है, पर इन्होंने बुलडोजर चलाया है संसद में। पहले लोकसभा में चलाया, बाद में राज्यसभा में चलाया। और मैंने कई मंत्रियों से, कई सांसदों से, बीजेपी के सांसदों से पूछा, ये क्यों आप जबरदस्ती बुलडोजर चला रहे हैं? क्यों आप 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए इस पर विचार विमर्श क्यों नहीं होने देते हैं? और सभी का जवाब एक ही था। ऐसा देखकर बोले कुछ नहीं, उंगली उठाकर ऊपर देखे, यही था। आज भी मैंने किसी से पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बेचारे वो निशाना बन जाएंगे, पर सभी के पास कोई जवाब नहीं था। क्यों इतनी जल्दबाजी की गई? क्यों जबरदस्ती? मैं 3 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री रहा। 2012 में ये समीक्षा रिपोर्ट निकाली गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका विमोचन किया था। ये उपलब्ध है हमारे वेबसाइट पर। महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा 2006 से लेकर 2012, 6 साल का अनुभव। महात्मा नरेगा का क्या असर है, इसमें क्या बदलाव लाने चाहिए, क्या परिवर्तन होने चाहिए, इसमें जिक्र किया गया। इस पर विचार विमर्श हुआ। इसके आधार पर मनरेगा 2.0 बना। कुछ लोगों को याद होगा, मनरेगा 2.0 की घोषणा की गई। पर जो कुछ हमने किया, सभी से बात करके ही किया, और खास तौर से राज्यों से। मैं चुनौती देता हूं सरकार को, आप बताएं किस राज्य सरकार के साथ आपने VBG राम जी का मसौदा आपने विचार किया? बताइए, किस मुख्यमंत्री से आपने बात की? किस राज्य सरकार से आपने सलाह ली, कमेंट्स मांगे? किस राज्य सरकार से? स्वयंसेवी संस्थाओं छोड़िए, क्योंकि आधे स्वयं सेवी संस्थाओं के खिलाफ आप CBI, ED, इनकम टैक्स छोड़े हुए हैं, और कुछ लोग जेल में हैं, उनको छोड़िए। सांसदों को छोड़िए, राजनीतिक पार्टियों को छोड़िए, राज्य सरकारों के साथ आपने क्या बात की, ये तो जानकारी दीजिए। कौन सी आपने मुख्यमंत्री यूपी से बात की? आपने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से बात की? आपने मुख्यमंत्री बिहार से बात की? और मैं चुनौती देना चाहता हूं, आपने मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश से बात की? जो आपके 2 स्तंभ हैं, जो दल हैं जो आपको समर्थन देते हैं, TDP और JDU। क्या आप नीतीश कुमार से बात की? क्या आप चंद्रबाबू नायडू से बात की, जो घटक दल हैं एनडीए के? एनडीए में बात हुई? एनडीए पार्टियों से बात हुई ना? एक व्यक्ति ने तय किया, जी राम जी बिल आएगा, सॉरी VBG रे राम जी बिल आएगा, और वो पारित हुआ।
तो साथियों, ये रहा इस प्रदूषणकालीन सत्र की कहानी। 15 दिन का सेशन था। अभी अगले 45 दिनों में बजट सेशन आने वाला है। वो एक लंबा सेशन होगा, 2-2.5 महीने का सेशन होगा। उसमें भी अचानक कुछ ऐसे बिल आ सकते हैं, उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। पर मैं समझता हूं कि इस सेशन में जो हमने देखने को मिला, लोकतंत्र की और हत्या हुई, इतिहास को और तोड़ मरोड़ा गया, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महानुभाव, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को और बदनाम और अपमान किया गया। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। किसान संगठन सड़क पर उतरे जब 3 काले कानून पारित हुए और प्रधानमंत्री को 19 नवंबर 2021 को इन 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। किसान संगठनों का दबाव और प्रभाव, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है 27 तारीख को, और इस पर जरूर बहस होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस बैठक के बाद क्या हमारा एक्शन प्लान है इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने के लिए, ये संदेशा पहुंचाने के लिए कि कानूनी हक छीना गया है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े नेताओं का अपमान हुआ है, पार्लियामेंट का अपमान हुआ है, संस्थाओं का नजरअंदाज किया गया है। ये सब किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों में, जिलों में, अलग अलग पंचायतों में कांग्रेस पार्टी क्या अभियान चलाएगी, उस पर विचार विमर्श होगा। और 27 तारीख को मैं समझता हूं हम एक उस जो हमारा अभियान होगा उसको हम कुछ अंतिम रूप देकर जनता के सामने रखेंगे। पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, न केवल इसके कारण कि हम जिम्मेदार थे मनरेगा बनाने में, इसका कारण ये नहीं है क्योंकि हमारे वक्त मनरेगा बना और हमारे ही सरकार के समय मनरेगा लागू हुआ, वो कारण नहीं है। कारण ये है कि मजदूरी के खिलाफ ये नया अधिनियम लाया गया है। ये वंचित वर्गों के खिलाफ है, कमजोर वर्गों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, खेत मजदूरों के खिलाफ है। और हमारे जो वक्ता थे कल, खास तौर से मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, हमारे एलओपी, तीनों ने काफी विस्तार से अपनी बात रखी और ये कहा किन किन कारणों की वजह से हम समझते हैं कि जो नया अधिनियम लाया गया है न केवल राष्ट्रपिता का अपमान है, पर इसके प्रावधान बड़े खतरनाक साबित होंगे लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, राज्य सरकारों के लिए। शुक्रिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।